वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर नीति जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए सरकार नई नीति बना रही है। नीति बनाने की प्रक्रिया लगभग आखिरी चरण में है, जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान राजमहल से भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा के सवाल पर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण राज्य के शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होने से काफी कठिनाई आ रही है। यह विषय सरकार के संज्ञान में है। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार नई नीति बनाने में लगी है। वहीं सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल कोयला खनन करने वाली कंपनियां रायतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण कर लेती है। यह भारत सरकार का कानून है, राज्य सरकार का नहीं। विपक्ष में बैठे सदस्यों ने पूर्व में सरकार में रहते रायतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था, बल्कि उपयोग में नहीं लाई जा रही अधिग्रहित भूमि को लैंड बैंक में रखने का निर्णय लिया था। सीएम ने कहा कि खाली पड़ी रायतों की जमीन वापस करने, अधिग्रहण के बदले मुआवजा और नौकरी के सवाल को लेकर राज्य सरकार कोल बेरिंग एक्ट का विस्तृत अध्ययन कर वैधानिक रूप से राय लेने के बाद कार्रवाई करेगी। अगली खबर, बिना ट्रिपल टेस्ट के होगा पंचायत चुनाव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट के जल्द होंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ऐसा होता तो उड़ीसा, बंगाल, असम में चुनाव नहीं होते। विपक्ष इस मामले में दोहरी नीति अपना रहा है। दरअसल लंबोदर महतो ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने पर केंद्र से राज्य को मिलने वाली 700-800 करोड़ की राशि रोक दी गई है। चुनाव रोकने से सरकार को और नुकसान होगा, इसलिए सरकार का प्रयास है कि आर्थिक नुकसान न हो। साथ ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए कमीशन का गठन करके ट्रिपल टेस्ट से ओबीसी का डाटा प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। मॉब लिंचिंग से जुड़े कांड के त्वरित निष्पादन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि वर्ष 2016 से अब तक 46 मॉब लिंचिंग के केस सामने आए। 11 मामलों में 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और पीड़ितों को 19,90,000 का मुआवजा दिया गया। विधायक विनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मॉब लिंचिंग का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि 2016 से 2021 तक मॉब लिंचिंग की 58 घटनाएं हुई हैं। हजारीबाग के करियातपुर में रुपेश पांडे, बगोदर के खेतकों में सुनील पासी की हत्या मॉब लिंचिंग में हुई थी और अब तक किसी की सजा नहीं हुई है। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से दोषियों को सजा देने और आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं सदन में विनोद सिंह के सवाल के जवाब में कहा गया कि रुपेश पांडे की हत्या मॉब लिंच की घटना प्रतीत नहीं होती है। इस कांड में 5 आरोपियों की जांच के बाद जेल भेजे जाने व शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात कही गई। वहीं सुनील पासी के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाने की बात में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि डीसी व एसपी मुआवजा देने के लिए कमेटी में होते हैं। सभी परिवार को जल्द मुआवजा मिलेगा। साथ ही जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मिनहाज की मौत का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि मिनहाज की मौत की जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले में दरोगा हरीश पाठक को दोषी पाया गया है, लेकिन सरकारी सिस्टम में ऐसे लोग आराम से हैं, प्रमोशन भी पा लेते हैं, लेकिन मिनहाज के परिजनों को अब भी धमकी दी जा रही है। अगली खबर, सूबे में पेंशन मद में 8,045 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेंशन के तहत स्थापना खर्च के अंतर्गत राज्य सरकार के पेंशनधारियों को मासिक पेंशन और अन्य सेवांत लाभ भुगतान की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेंशनधारियों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार ने पेंशन एवं अन्य मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,045 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रावधान किया है। विधानसभा में सोमवार की पेश रिपोर्ट में कहा गया कि पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट की सुविधा
व डाक कर्मियों द्वारा घर घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र संग्रहित करने की सुविधा की गई है। एनपीएस से आच्छादित कर्मियों को 1 दिसंबर 2004 से ही सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, स्थानीयता नीति को 1932 खतियान से ऐतराज नहीं। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 का खतियान तो रहेगा ही, सरकार 1964 और 1974 में भी कई जिलों में हुए भूमि सर्वे का अध्ययन कराएगी, सब मिलकर नई नीति बनेगी। उन्होंने कहा कि अभी 2016 में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाई गई स्थानीयता नीति लागू है। नई स्थानीयता नीति के लिए 30 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। समिति गठन के बाद जल्द से जल्द तय समय सीमा में स्थानीयता नीति पर रिपोर्ट दी जाएगी। सोमवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय के द्वारा अल्पसूचित प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार स्थानीयता का आधार 1932 के खतियान को बनाना चाहती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और आयोग से 31 मार्च तक मांगा जवाब। छठी जेपीएससी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 31 मार्च को निर्धारित किया है। तब तक छठी जेपीएससी के मामले को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए छठी जेपीएससी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय ओका की बेंच में छठी जेपीएससी के मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तारीख में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। वहीं जेएसएससी ने माना कोर्ट का आदेश, केस वापस। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2019 परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 2010 तय कर दिया गया है। इसके बाद मामले में दायर याचिका को वापस ले लिया गया। मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। प्रार्थी पक्ष ने केस वापस लेते हुए आयोग की ओर से तय कट ऑफ डेट पर संतोष जताया। साथ ही बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 2019 की नियुक्ति मामले में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2010 तय की गई है। इधर 12 साल के बच्चों को कल से लगाया जाएगा टीका। केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाने का फैसला लिया है। अभी तक 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगाए जा रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियाती खुराक भी दी जाएगी। बच्चों को कोब्रेवैक्स लगाया जाएगा। इसे हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया है। हाल ही में इसे बच्चों में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जल्द दिशा निर्देश जारी होंगे। इधर रांची में पुलिस और पोषण सखियों के बीच झड़प, कई घायल। झारखंड में पोषण सखियों का अपनी मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर सोमवार को राजधानी रांची में सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पोषण सखी को रोकने के लिए विधानसभा और जगन्नाथपुर रोड के बीच कई बैरिकेड लगाए गए थे। इस बीच मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश कर रहे पोषण सखियों के साथ पुलिस की झड़प हुई, जिसमें कई पोषण सखियों को हल्की चोटें आई हैं। अगली खबर, आदिवासी छात्र संघ ने स्थानीय नीति लागू करने को लेकर निकाला खतियानी पैदल मार्च। खबर हजारीबाग से है, जहां आदिवासी छात्र संघ हजारीबाग द्वारा सत कोलंबस कॉलेज चौक से झंडा चौक तक खतियानी पैदल मार्च का आयोजन किया गया। साथ ही सरकार और विपक्ष का पुतला दहन किया गया। इस दौरान आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष विक्की कुमार धान ने कहा कि हेमंत सोरेन से झारखंड वासियों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वे झारखंड वासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। साथ ही कहा कि आज हेमंत सोरेन सिर्फ बाहरियों के लिए काम कर रहे हैं। उनके झारखंडियों से ज़्यादा भरोसा बाहरियों पर है। इसी कारण से वे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति बनाने में इनकार कर रहे हैं। अगली खबर, जेईई मेंस की तारीखें में बदलाव।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस साल की जेईई मुख्य परीक्षा के पहले सत्र की तारीखों में बदलाव किया है। अधिकारियों ने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों से टकराव के कारण बदलाव किया गया है। अब जेईई मुख्य परीक्षा 21, 24, 25 और 29 अप्रैल को होगी। पूर्व में परीक्षा के लिए 16 से 21 अप्रैल की तारीखें तय की गई थी। परीक्षा की तिथि टकराने के कारण कई उम्मीदवारों ने तारीखों में बदलाव का अनुरोध किया था। अगली खबर, मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मुख्यमंत्री ने खूब खेली होली। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंडा स्थित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में मंत्रीगण एवं विधायकगण शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर फूलों की बारिश करते दिखे। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी मेहमानों की जमकर मेहमानबाजी की। वहीं राज्यवासियों को भी होली की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दी, जिसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के भी कई विधायक शामिल हुए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर होली मिलन समारोह में झारखंड के कई मंत्री व कई विधायक शामिल हुए। इनमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, राज्य परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, वहीं विपक्ष के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो भी शामिल हुए। अगली खबर, झारखंड के 63,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में केंद्र सरकार ने 5% की कटौती। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में मिलने वाली राशि में 5% की कटौती की है। सोमवार को समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की वर्चुअल मोड में हुई बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि में कटौती की गई। चालू वित्तीय वर्ष में पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए कुल 878.91 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें लगभग 43.94 करोड़ की कटौती कर ली गई है। हालांकि इससे पारा शिक्षकों का मानदेय कम नहीं होगा, क्योंकि कटी हुई राशि का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 20 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने का लक्ष्य, एक काम करके आप बढ़ा सकते हैं अपना आमद। पीएम वानी स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन झारखंड के डीडीजी सीपी सिंह ने पीएम वानी योजना का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम वानी एक ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट डाटा के द्वारा एक आय का स्रोत दे रही है। मतलब इंटरनेट डाटा से घर के आटे का जुगाड़। कोई भी व्यक्ति पब्लिक डाटा ऑफिस यानी पीडीओ बनाकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा छोटे छोटे पैक बनाकर डाटा बेच सकता है, जिससे उन्हें एक निश्चित आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से न सिर्फ समाज के अंतिम पायदान के लोगों को जोड़ा जाएगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की बेहतर सर्विस भी मिल जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पब्लिक डाटा ऑफिस को वाईफाई एक्सेस पॉइंट से जोड़ना पड़ता है, तथा कि इस योजना के तहत लाइसेंस लेने के बाद जितना डाटा आपको मिलेगा वह तय अवधि में समाप्त नहीं होगा। आपके मोबाइल में जितना डाटा शेष बचेगा उसे आप बेच भी सकते हैं। अगली खबर, मनमानी बंद करें अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के रवैये पर सवाल उठाया है। अदालत ने जमाबंदी रद्द करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का रवैया बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है कि राज्य में सीआई और हल्का कर्मचारी ही सब कुछ चला रहे हैं। राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ सीआई और हल्का कर्मचारी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। अदालत ने द कंसल्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन की जमाबंदी रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया। अगली खबर, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बने यूपी के सह पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ करेंगे काम। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन के लिए उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पूर्व सीएम श्री दास को नई जवाबदेही मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। इधर पूर्व सीएम रघुवर दास ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ दलों की तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया।
अगली खबर, झारखंड के लातेहार में महिला की पीट कर हत्या, 100 को जलाया, घटनास्थल पर पहुंचे एसपी। रांची मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ 75 पर लातेहार जिला स्थित सदर थाना क्षेत्र के जोगनाटाड़ जंगल में पुलिस ने एक महिला का जला हुआ शव बरामद किया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के पास से खून लगा लाठी और पत्थर बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर दीपक नारायण सिंह, मोहम्मद शाहरुख तथा गौरव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी श्री अंजन ने बताया कि महिला के शव के पास खून लगा लाठी और पत्थर बरामद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि महिला की पहले लाठी और पत्थरों से पिटाई की गई। उसके बाद उसके शव को वन विभाग के एक ट्रेंच में डालकर आग लगा दिया गया, जिससे महिला का शव बुरी तरह से जल गया है। इसी कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इधर कोडरमा में युवती से करीब 1 लाख रुपए की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर के इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। खासकर लोगों से रुपये की ठगी, एटीएम कार्ड बदलकर खाता से पैसे उड़ाने या रुपये लेकर भागने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को तिलैया थाना से महज कुछ ही दूरी पर इस तरह की एक और आपराधिक वारदात हुई। घटना के बाद पीड़ित युवती ने जहां पहले नोट बदलने के नाम पर 84,000 लेकर फरार होने की बात अपने बयान में बताई, वहीं कुछ देर बाद थाना में आवेदन देकर 99,500 रुपये की छिनतई करने का आरोप लगाया। घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों के चेहरे थोड़ी दूर पर स्थित एक होटल के सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना के बाद बड़ा पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया गया है। पोस्ट ऑफिस में सीसीटीवी नहीं होने पर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया। इधर झारखंड के गढ़वा में टेंडर डालने के दौरान हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, डीडीसी ने की जांच। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वाले गढ़वा समाहरणालय में सोमवार को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गढ़वा के ड्रॉप बॉक्स में टेंडर पेपर लूटने का मामला सामने आया है, जबकि कई लोगों को टेंडर पेपर डालने से रोकने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर ठेकेदारों ने ग्रामीण कार्य विभाग के बाहर जमकर हंगामा किया। नौबत 2 पक्षों के बीच मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन इसी बीच गढ़वा एसपी को इसकी सूचना मिली। जानकारी मिलते ही एसपी के निर्देश पर गढ़वा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और ड्रॉप बॉक्स को अपने सुरक्षा में लेते हुए कार्यालय के अंदर रखवाया। इधर हजारीबाग में पेड़ से टकराई स्कूल वैन, चालक के दोनों पैर टूटे, कई बच्चे घायल। हजारीबाग जिला में स्कूली बच्चों से भरे वैन का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में वैन चालक के पैर टूट गए, वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वैन को कब्जे में लेकर बच्चों को अस्पताल पहुंचवाया। जानकारी के अनुसार घटना हजारीबाग बरकट्ठा थाना क्षेत्र की है, जहां बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन नियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकरा गई। यह वैन दिव्यांग पब्लिक स्कूल सलैया के बच्चों को झिंग इब्राई से गए पहाड़ी स्कूल ले जा रही थी। वहीं रामगढ़ जिले के चुट्टूपाली घाटी में फिर हादसा हुआ। अनियंत्रित कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टूपाली घाटी गढ़ के मोड़ के समीप अनियंत्रित कंटेनर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी ओर आकर बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कारण बस पलट गई और उसमें सवार 40 यात्रियों में से 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आई हैं, लेकिन उनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि कंटेनर का ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हो गया। सभी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सदर अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इधर गिरिडीह के कूट कार्टून फैक्ट्री में हादसा, फैक्ट्री के निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। घटना गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर की कूट कार्टून फैक्ट्री की है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सर्वमंगला नामक कूट फैक्ट्री में निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिर गई। इस घटना में मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री के अंदर नाली निर्माण का काम किया जा रहा था। इस काम में 4 मिस्त्री, 11 महिला कर्मी के अलावा काफी संख्या में पुरुष मजदूर लगे थे। इसी काम के दौरान नाली के बगल की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे मजदूर दब गए। यहाँ मौजूद लोगों ने सभी को निकालने का भी काम किया। हालांकि जिन मजदूरों को निकाला गया उनमें से 3 की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला मजदूर के साथ 2 अन्य मजदूर, चुंजका का मजदूर सहाबुद्दीन, मोहनपुर का अंबाडी का नजरुल शामिल है। इधर 10 लोगों ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, ज्यादातर आरोपी नाबालिग, पुलिस ने सभी को दबोचा। खबर गुमला से है, जहां बिशुनपुर थाना क्षेत्र के सुदूर एक गांव में बीती शनिवार की रात एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म में शामिल ओरिया निवासी सोनू मुंडा, सुजीत उरांव 20 वर्ष, दिनेश्वर उरांव 19 वर्ष को जेल भेज दिया गया। वहीं 15 वर्ष के 3 नाबालिग, 14 वर्ष के 2, 16 वर्ष का 1 एवं 13 वर्ष का 1 नाबालिग को रिमांड होम भेज दिया गया है।
सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि शनिवार को शादी समारोह में भाग लेने के बाद घर लौट रही बच्ची को 10 आरोपियों ने पकड़ लिया और उसे गांव से दूर ले गया, जहां बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़ित को गांव तक पहुंचा दिया। घर पहुंचकर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। अगली खबर, जॉब अलर्ट। धनबाद में कई पदों के इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद ने वेब डेवलपर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन युवाओं से मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के योग्यता पदों के अनुसार BCA, BSc, MSc, MCA आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद के आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाकर आवेदन पढ़ सकते हैं और नोटिस और आवेदन भर सकते हैं। वेतनमान 38,000 पर मंथ है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2022 है। नौकरी का स्थान धनबाद, झारखंड है। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 27 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा डिग्री, CA, ICWO, MBA आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 21 एवं अधिक से अधिक 56 वर्ष होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन को आप निर्देशों का पालन के अनुसार भर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2022 है। नौकरी करने का स्थान दिल्ली, लखनऊ, रांची, भोपाल समेत 9 शहरों में है।